फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे वैल्यू एनालिसिस के बारे में कि हमारा वैल्यू एनालिसिस क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि हम ये करते क्यों हैं। तो आपको पता है कि हम प्रोडक्ट वगैरह ख़रीदते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है, और जब हम उसको ख़रीदते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी है और उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिलेगी। मतलब उसकी जो वैल्यू है, मतलब उसकी जो कॉस्ट है, क्या उससे जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी, आई मीन उससे यूटिलिटी मिलेगी, क्या उसके अकॉर्डिंग है उसकी वैल्यू। तो जो वैल्यू एनालिसिस होता है ना, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो अननेसेसरी कॉस्ट होती है ना, अननेसेसरी मतलब अनअवॉइडेबल होती हैं, जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, उन कॉस्ट का पता लगाया जाता है और उनको इग्नोर करने की कोशिश की जाती है बिना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रखा है। जो ये टेक्निक है ना, ये पहली बार यूज़ की गई थी 1947 में। किसके द्वारा? लोरनैनी डी मिल्स के द्वारा। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, ठीक है। ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक। जो वैल्यू एनालिसिस है वो एक ऐसी टेक्निक है, कैसी टेक्निक है? सिस्टमेटिक टेक्निक है, जिसके अंतर्गत जो अवॉइडेबल कॉस्ट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की, उनका पता लगाया जाता है, और जो भी अननेसेसरी कॉस्ट होती है उनको अबॉलिश किया जाता है, मतलब उनको हटा दिया जाता है। फिर बात आती है कि जो अवॉइडेबल कॉस्ट होती है वो क्या होती है। तो अवॉइडेबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती हैं जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड होती हैं, लेकिन है ना, मतलब वो इनकर तो हो रही है, लेकिन उससे ना तो हमारे प्रोडक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन होना, ना उससे हमारी प्रोडक्ट की इफिशियंसी बढ़ रही, ना क्वालिटी बढ़ रही। तो अवॉइडेबल कॉस्ट ऐसी होती है जिनको अगर हम हटा भी देना तो उससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी वगैरह इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमें इसको हटा देना चाहिए। और वैल्यू एनालिसिस इसी पर काम करता है कि जो भी अवॉइडेबल कॉस्ट हो, अननेसेसरी कॉस्ट हो, जिससे हमारी क्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, उनको हटाने का काम किया जाता है। जो वैल्यू एनालिसिस होता है ना, वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि कॉस्ट को मतलब रिड्यूस करने का कोई सब्स्टिट्यूट है, मतलब एज ए मीडियम हो उसका, नहीं, बल्कि ये एक ओनली प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम अननेसेसरी कॉस्ट वगैरह को कंट्रोल करके चलते हैं। ठीक है, इसको कई बार ये बोल दिया जाता है कि जो वैल्यू एनालिसिस है ना, वो वैल्यू इंजीनियरिंग है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस वगैरह होते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू इंजीनियरिंग होती क्या है। तो देखो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है। वैल्यू इंजीनियरिंग एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच होती है, मतलब जो सिस्टम से चले और ऑर्गेनाइज मैनर में चले। क्या करने के लिए? जो भी नेसेसरी फंक्शंस वगैरह होते हैं ना प्रोडक्ट के, उनको प्रोवाइड करने के लिए लोवेस्ट कॉस्ट पे। ठीक है, जो वैल्यू इंजीनियरिंग है वो प्रोडक्ट मतलब जो प्रोमोट करते हैं किसको? सब्स्टिट्यूशंस वगैरह को, मटेरियल को, और जो भी मेथड्स होते हैं जो कम एक्सपेंसिव हों और बिना सेक्रीफाइस किए फंक्शनलिटी के, मतलब सारे काम भी अच्छे से हों और अल्टरनेटिव मेथड्स भी मिल जाए, मटेरियल भी मिल जाए, और ना ज़्यादा खर्चा भी ना आए। ठीक है, तो वो वैल्यू इंजीनियरिंग आ जाता है। लगता तो है कि जो वैल्यू इंजीनियरिंग है वो वैल्यू एनालिसिस की तरह है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कहता है कि जो वैल्यू इंजीनियरिंग टेक्निक है वो भी यूज़ की जाती है प्रोडक्ट की टेक्निक में, प्रोडक्ट डिज़ाइन में, क्वालिटी को कंट्रोल करने में, फैब्रिकेट करने में। जो रियल सेंस है जो वैल्यू इंजीनियरिंग हो, वो किससे रिलेटेड होता है? प्रोडक्ट सेंस से। जबकि जो वैल्यू एनालिसिस होता है वो जो भी अननेसेसरी कॉस्ट वगैरह होते हैं उनको दूर करने से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो कहता है कि ये पॉसिबल है कि हम वैल्यू है ना, जो प्राइस मतलब उसको प्रोडक्ट की, उसको बढ़ा सकते हैं अगर हम अच्छे से वैल्यू एनालिसिस करें। देखो नॉर्मल सी बात है, आपने अननेसेसरी कॉस्ट हटा दी तो इससे क्या होगा कि आप उसका अच्छा प्राइस फिक्स कर सकते हो, उसको मार्केट में बेच सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो प्लान प्रोग्राम का, जिससे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह को भी बढ़ा सकते हैं बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। अब बात आती है कि वैल्यू एनालिसिस किससे बना है, कि वैल्यू और एनालिसिस। तो वैल्यू का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो ये वैसे तो हम ओवरऑल मीनिंग समझ चुके हैं कि वैल्यू एनालिसिस किस चीज़ पे बात कर रहा है, तो अननेसेसरी कॉस्ट वगैरह को रिड्यूस करने पर। अब बात आती है कि वैल्यू क्या है। तो वैल्यू होती है किसी भी प्रोडक्ट की मॉनिटरी वर्थ की। मॉनिटरी वैल्यू क्या है? जो आप पे करते हो उसको खरीदने में। एक टाइप से कहें तो यूटिलिटी है ना किसी भी प्रोडक्ट की, वो। तो कहता है कि जो टर्म वैल्यू है ना उसको वाइडली यूज किया जाता है। एक टाइप से कहें तो ये अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग होते हैं। देखो कोई चीज़ है आपको अच्छी लगी, सेटिस्फाइड लगी, तो आपको लगेगा हाँ इसकी वैल्यू इतनी हो सकती है। किसी को वो अच्छी नहीं लगी, वर्थफुल लगी, मतलब बेकार लगी, तो वो कहेगा कि इसकी वैल्यू तो इतनी हो सकती है। तो अलग अलग पर्सन्स के लिए किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए एक डिजाइनर के लिए तो मीनिंग क्या है? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और इफिशियंसी जो उसने चीज़ बनाई है। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए जो उसने पैसा लगाया उसके ऊपर रिटर्न,
और ब्रीफ में कहे तो वैल्यू होता है यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की। टाइप्स ऑफ वैल्यूज, तो पहला है यूज वैल्यू। यूज वैल्यू क्या होती है कि जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है। तो देखो देयर आर सम फीचर्स ऑफ एवरी प्रोडक्ट दैट मेक इट सुटेबल फॉर एन ऑब्जेक्ट, मतलब हर प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो उसे सुटेबल बनाते हैं और इसको ना हम अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। और जो यूटिलिटी वैल्यू होती है ना उस प्रोडक्ट की, वही उसका यूज वैल्यू कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए एक बुक है, वो उसको लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, ताकि उसको ना पर्टिकुलर कोई भी स्टूडेंट वगैरह है वो यूज कर पाए। इस तरीके से अगर जो बुक्स है वो उस पर्पज को पूरा कर दे कि मतलब किसी भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स का, मतलब जैसे भाई हर बुक होती है वो हर क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे बच्चों की बुक्स अलग आती हैं, 10th तक अलग आती हैं, 12th वगैरह के बच्चों की अलग आती है। तो मतलब जो पर्टिकुलर क्लास के जो भी बच्चे अगर उनके लिए वो बुक सर्व कर दे तो क्या बन जाएगी, वो उसकी यूज वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो देखो जो यूज वैल्यू होती है उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, प्राइमरी यूज वैल्यू, सेकेंडरी यूज वैल्यू, सब्सिडरी यूज वैल्यू। प्राइमरी यूज वैल्यू होती है मेन, मतलब जैसे जो कोई भी प्रोडक्ट होता है जो जरूरी होता है उसका जो मेन एट्रीब्यूट्स होता है, जैसे गाड़ी है उसका इंजन, उसके ब्रेक, स्टीयरिंग वगैरह। तो देखो क्या बोल रखा है, मीनिंग ऑफ प्राइमरी यूज वैल्यू वो सच एट्रीब्यूट्स होते हैं जो प्रोडक्ट की थिंग्स वगैरह के लिए जरूरी होते हैं उसकी परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। अगर वो नहीं होते हैं तो प्रोडक्ट ना अपने पर्पज को पूरा नहीं कर सकता। दूसरा आता है सेकेंडरी यूज वैल्यू। सेकेंडरी यूज वैल्यू मतलब वो जरूरी होते हैं कंफर्टेबल वगैरह के लिए, उसके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। लाइक देखो एक कार में अच्छी सीट हो, कंफर्टेबल सीट्स वगैरह हो, विंडो हो, बोनट वगैरह हो। तो देखो सेकेंडरी यूज वैल्यू में वो एट्रीब्यूट्स आते हैं जो जरूरी होते हैं पर पार्टिकुलर परफॉर्मेंस वगैरह को अचीव करने के लिए। फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूज वैल्यू या एंसिलरी यूज वैल्यू। तो कहता है कि ये कौन से होते हैं, ये होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री यूज वैल्यूज है, मतलब ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो ना नेसेसरी होते हैं प्रॉपर कंट्रोल के लिए, ऑपरेशन के लिए। जैसे स्पीड मीटर होता है, लाइट होती है कार में, फैन होते हैं, ठीक है, कार की अरेंजमेंट वगैरह होती है, ये सब। अब दूसरी वैल्यू आती है हमारी कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू आप इसके नाम से समझ रहे हो, जैसे एक प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे इनपुट्स वगैरह लगाते हैं, तो उनकी जो वैल्यूज होती है, देखो इन द कॉस्ट ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस, जो मीनिंग होता है ना कॉस्ट वैल्यू का, वो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की ऑफ दैट प्रोडक्ट, while in the case of merchandise item is meaning in the purchase price of the product। तो देखो इसमें इतना ही बता रखा है। देखो कॉस्ट वैल्यू हो गई प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन में आ रही है, मतलब इनपुट्स वगैरह लगा के जो आ रही है, और मर्केंटाइज करें मतलब जो हम प्रोडक्ट को प्रोमोट वगैरह करते हैं तो जो परचेज प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो उसकी कॉस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। एस्टीम वैल्यू क्या होती है, तो एस्टीम का मतलब अगर आप हिंदी में समझो तो मान सम्मान वगैरह, मतलब जो उस प्रोडक्ट के लुक के अकॉर्डिंग, जो उसकी मार्केट में लोगों की थिंकिंग के अकॉर्डिंग बढ़ जाए। जैसे एक जो हमारी घड़ी होती है एग्जाम्पल के लिए, उसका काम सेम वही होता है कि हमें टाइम दिखाती है। अगर एक सोने की घड़ी है और एक नॉर्मल स्टील की घड़ी है, दोनों का काम तो टाइम बताना है, लेकिन जो सोने की घड़ी होती है उसकी वैल्यू हाई होती है क्योंकि एस्टीम होता है। मतलब किसी ने सोने की घड़ी अगर बांध रखी तो हम कहेंगे कितना वैल्यूएबल पर्सन है, कितना अमीर आदमी है कि इसके पास एक सोने की घड़ी है। तो देखो कुछ फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के जो है ना उसकी यूज वैल्यू को नहीं बढ़ाते लेकिन उसकी एस्टीम वैल्यू को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे इसने एग्जाम्पल दे दिया कि गोल्डन वॉच होती है, उसका वही पर्पज होता है स्टील वॉच का, लेकिन जो वैल्यू होती है ना गोल्डन वॉच की वो ज़्यादा होती है, वो एस्टीम वैल्यू को बढ़ा देती है। फिर आती है एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू होती है कि जब एक कोमोडिटी के बदले हम दूसरी कोमोडिटी को खरीद सकते हैं, मतलब एक के बदले दूसरी को ले सकते हैं। तो प्राइस जो फैच किया जाता है मार्केट में फ्री एक्सचेंज हो एक प्रोडक्ट का, वो उसकी वैल्यू कहलाती है, मतलब एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के बदले में। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज किया जाए विद द इंक्रीज इन द वैल्यू, एस्टीम वैल्यू वगैरह। तो हमारे ये वैल्यूज के टाइप वगैरह थे। अब बात आते हैं मीनिंग वैल्यू एनालिसिस से, जो हम क्लियर कर चुके हैं कि मतलब इसमें क्या होता है कि जो अननेसेसरी कॉस्ट वगैरह होती है हम उसको हटाते हैं, जो अवॉइडेबल कॉस्ट वगैरह होती है उसको हटाते हैं बिना क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह किए हुए, ठीक है। अब बात आती है स्टेप्स की, जो हमारा प्रोसीजर क्या होता है वैल्यू एनालिसिस का। तो देखो इसमें इसने हमें 7 स्टेप्स दिए गए हैं, तो देखो हम करते हैं इनको। पहली स्टेप दी गई है प्रॉब्लम लोकेटिंग स्टेप। प्रॉब्लम लोकेटिंग स्टेप का मतलब पहले हम प्रॉब्लम का पता लगाते हैं। इस स्टेप में जो ये डिसाइड किया जाता है कि जो कस्टमर अगर सेटिस्फाई है यूज वैल्यू के साथ, एस्टीम वैल्यू के साथ प्रोडक्ट की जो परचेज की गई है, तो हम ये देखते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट ने हमारा सामान खरीदा है क्या वो उससे सेटिस्फाई है। अगर नहीं है तो हम उसके रीज़न वगैरह फाइंड आउट करते हैं और एफर्ट्स करते हैं कि सही डायरेक्शन में हम काम करें, जो भी कमियां हैं उनको दूर करें। जो वैल्यू एनालिसिस टेक्निक है
फील्ड्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, लाइक एज मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट, मशीन वगैरह, ठीक है। फिर बात आती है प्रॉब्लम स्टेटिंग स्टेज। स्टेटिंग का मतलब होता है एक्सप्लेन करना उसको, ठीक है। तो जब हमें प्रॉब्लम पता चल जाती है उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं क्लियरली कि प्रॉब्लम है क्या। इस स्टेज पे जितने भी एस्पेक्ट्स वगैरह होते हैं प्रॉब्लम के उनको लिखा जाता है। फिर लिखने के बाद जो भी लोग होते हैं, मतलब जो भी उस चीज़ से रिलेटेड लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता है, उससे उस प्रॉब्लम के बारे में बातचीत की जाती है। इसे ही क्या बोल देते हैं, माइंड टर्निंग सेशन बोल देते हैं, या ब्रेन स्टॉर्मिंग। मतलब वो हर कोई है ना एक ग्रुप में उस चीज़ के बारे में अपने अपने विचार देता है, उस पर मतलब माइंड करता है, अपने सोचता है उसके ऊपर, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम को स्टेट किया जाता है, लोगों के द्वारा उसके बारे में सोचा जाता है जो भी प्रॉब्लम वगैरह है। फिर बात आती है तीसरी स्टेप, मतलब जो स्टेप होती है वो हमारी होती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज। इसमें क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अब हम जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह उसको गैदर करेंगे, जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन वगैरह है। फिर बात आती है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो कैसी होनी चाहिए। देखो वो हमारी जो भी मतलब प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हो, उसको सोल्व करने में हमारी हेल्प करे। और फिर ये ऐसी होनी चाहिए जो है ना, मतलब भाई एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे मतलब परफॉर्म कर रही है उसके बारे में बताए, उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या हैं, क्या जो कंपटीटर वगैरह इंस्टीट्यूशन के वो कैसे कर रहे हैं, मतलब कैसे परफॉर्म वगैरह कर रहे हैं, क्या लाइक्स है डिसलाइक्स है कस्टमर की। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह हो सकती है। फिर बात आती है सर्च ऑफ अल्टरनेटिव। अब इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली गई, ये नेक्स्ट स्टेप आती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो अलग अलग अल्टरनेटिव को सर्च करके चलती है कि भाई प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव हो सकते हैं। ऐसे अल्टरनेटिव होने चाहिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव वगैरह को अचीव करने में और प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करे। फिर बात आती है जो भी अल्टरनेटिव वगैरह हमने देखे थे अब उनको एनालाइज किया जाता है कि ताकि हम एक अच्छे अल्टरनेटिव वगैरह को चूज कर सकें। इसके लिए क्या होता है, जो भी रिजल्ट्स वगैरह होते हैं उन अल्टरनेटिव के वो चेक किए जाते हैं। एट द सेम टाइम ये डिसाइड किया जाता है कि जो रिजल्ट अचीव किए गए हैं वो इस तरीके से हों कि कॉस्ट को कम किया जाए, और जो भी रिजल्ट्स वगैरह अचीव किए गए हैं अलग अलग अल्टरनेटिव के बेस पर उनको अच्छे से एनालाइज वगैरह किया जाए एक बेटर और पॉसिबल वे में। फिर एनालाइज करने के बाद अल्टरनेटिव को हम क्या करेंगे, एक बेस्ट अल्टरनेट को चूज करके चलेंगे। वो बेस्ट अल्टरनेट कौन सा होगा, जो हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सही होगा, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंट करेंगे बेस्ट सिलेक्टिव अल्टरनेटिव को। बेस्ट सिलेक्टिव अल्टरनेटिव होता है ना वो कैसा होता है, जो अप्रोप्रिएट हो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, मॉडल वगैरह के अकॉर्डिंग, और जो भी प्रॉब्लम है जिसको हम सोल्व करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो हमारा बेस्ट होगा, उसको हम इम्प्लीमेंट वगैरह कर देंगे। फिर आएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज। इस स्टेज पे मतलब जो भी ऊपर वाले जितने फैक्ट्स वगैरह होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है और प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, मतलब जो ताकि जो भी हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सके, जो भी एम वगैरह है उनको अचीव कर सके, और जो यूज़ वैल्यू और एस्टीम वैल्यू है प्रोडक्ट की उसको बढ़ा सके। ये हम पढ़ चुके हैं। यूज़ वैल्यू होती है किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह जो भी टेंजिबल फीचर्स होते हैं, और एस्टीम वैल्यू होती है उसके साथ जो भी मतलब वैल्यू होती है, मतलब कि उसकी जो यूज़ वैल्यू है वो तो उतनी है मतलब जितना हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उसके नाम के अकॉर्डिंग, उसके अट्रैक्टिवनेस के अकॉर्डिंग वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे इसके क्या थे, स्टेप्स थे। इससे अगले पार्ट में हम इसके एडवांटेजेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।